हेडलाइंस के बाद दिन भर दूसरी खबरों पर नजर। सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ टॉप न्यूज में। भारत ने ऐसी खबरों का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर चल रही बातचीत रुक गई है। ब्रिटिश मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि लंदन में खालिस्तान समर्थकों की ओर से भारतीय दूतावास पर हमले के बाद भारत ने एफटीए पर बातचीत रोक दी है। खबरों में कहा गया था कि भारत चाहता है कि भारतीय उच्चायोग पर हमले के लिए जिम्मेदार संगठनों के खिलाफ ज्यादा कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भारत सरकार के एक सूत्रों ने यह भी कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापार वार्ता ठप होने की यह खबर आधारहीन है। सूत्रों ने कहा कि आधिकारिक वार्ता का अगला दौर 24 अप्रैल से लंदन में होने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अरुणाचल प्रदेश के किबिधु में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सहित कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने चीन को दो टूक कहा कि अब कोई भी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। उन्होंने कहा कि सुई की नोक बराबर भूमि भी अगर कोई अतिक्रमण उस पर करता है तो ये हम होने नहीं देंगे। वो जमाने गए जब भारत की भूमि पर अतिक्रमण हो सकता था, होता आ रहा था। अमित शाह ने कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर बच्चा अरुणाचल को सूर्यदेव की पहली किरण की धरती के नाम से जानता है। उन्होंने कहा कि आज विवाद और उग्रवाद खत्म हो रहे हैं। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के करीबी पपलप्रीत को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब में पपलप्रीत के गांव के पास से ही अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक पपलप्रीत की गिरफ्तारी कल रात ही हो गई थी। हालांकि पंजाब पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। और इससे पहले पपलप्रीत एक सीसीटीवी में अमृतपाल के साथ दिखा था। वहीं अमृतपाल को पकड़ने के लिए भी पंजाब पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। सूत्रों के मुताबिक 14 अप्रैल से पहले पुलिस अमृतपाल को गिरफ्तार करना चाहती है। पंजाब के कई इलाकों में पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा पर एनएचआरसी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। इसमें कहा गया है कि पुलिस ने हिंसा होने दी। पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी और एनएचआरसी की 6 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दंगे प्री प्लान थे और भड़काए गए थे। टीम ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें हिंसा प्रभावित क्षेत्रों के साथ उन जगहों पर भी नहीं जाने दिया जहां धारा 144 नहीं लागू की गई थी। टीम के मुताबिक शनिवार को रिसड़ा जाते समय पुलिस ने उन्हें झड़प वाली जगह से लगभग 3 किलोमीटर दूर श्रीरामपुर में रोक दिया। सैन्य बलों की भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना की वैधता को चुनौती देने वाली 2 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ की वैधता को सही ठहराने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने 27 फरवरी को कहा था कि अग्निपथ योजना राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय हित में तैयार की गई है। वहीं अग्निपथ योजना को लागू होने से पहले भारतीय वायुसेना में भर्ती से संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर 17 अप्रैल को सुनवाई करेगा। दिल्ली के होलंबी कला में हैंड ग्रेनेड मिले हैं और दिल्ली पुलिस ने बताया कि करीब 7 से 8 देसी हैंड ग्रेनेड्स बरामद किए गए हैं। हैंड ग्रेनेड्स को होलंबी कला क्षेत्र के एक खेत में छिपाकर रखा गया था। इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। इससे पहले बीते जनवरी में दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस से पहले एक घर से हैंड ग्रेनेड बरामद किए थे। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भरसपा डेयरी क्षेत्र में एक घर से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए। दिल्ली से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट की दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। एयर इंडिया के अधिकारी ने बताया कि दिल्ली से लंदन जा रही फ्लाइट में एक पैसेंजर क्रू मेंबर से लड़ने लगा, उनके साथ मारपीट की। अधिकारी ने बताया कि टेक ऑफ के बाद पैसेंजर ने बदतमीजी शुरू कर दी थी। विमान में स्टाफ ने उसे बार बार चेतावनी दी पर पैसेंजर लगातार बुरा बर्ताव करता रहा। इसके बाद फ्लाइट को फिर से दिल्ली आना पड़ा। विमान में करीब 225 यात्री सवार थे। यात्री के खिलाफ दिल्ली एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन पर शिकायत की गई है। पैसेंजर अभी पुलिस कस्टडी में है। देश में मानसून को लेकर पहला अनुमान आ गया है। प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट ने आज मानसून का अनुमान जारी किया है। स्काईमेट ने कहा है कि अल नीनो के अलावा इस साल मानसून को कई अन्य चीजें भी प्रभावित कर सकती हैं। एजेंसी के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे उत्तर भारत के राज्यों में इस साल की दूसरी छमाही में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। स्काईमेट को उम्मीद है कि देश के उत्तरी और मध्य भागों में सामान्य से कम बारिश का जोखिम रहेगा।
आपको बताएं कि भारत सरकार का मौसम विभाग भी जल्द ही मानसून को लेकर सालाना पूर्वानुमान जारी करने वाला है। उधर आईएमडी के मुताबिक अगले 5 दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब तापमान में आईएमडी ने बीते 1 अप्रैल को ही कहा था कि उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों और प्रायद्वीपीय क्षेत्र को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में अप्रैल से जून तक अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है। विभाग ने कहा कि इस दौरान मध्य पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से ज्यादा गर्मी रहने का अनुमान है। चलिए हेडलाइंस भी देख ली और देख लिया आपने दिन भर का हाल। अब शुरू करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरी। आपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर देखा होगा कि हर कोई डॉक्टर बना हुआ है। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर से लेकर नैनो और मैक्रो यानी कि कम फॉलोवर्स वाले जो क्रिएटर्स हैं, वो भी स्किन से जुड़े हुए उत्पाद, न्यूट्रिशन से जुड़े हुए उत्पाद और यहां तक कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, नींद की बीमारी, सेहत से जुड़े हुए तमाम टिप्स और सलाह ऐसे देते हैं जैसे वो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए डॉक्टर्स हों। लेकिन हेल्थ और वेलनेस प्रमोट करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर सरकार की कड़ी नजर है। सरकार की नजर तो इन पे पहले से थी, सरकार की भी थी, आस्की की भी थी, लेकिन अब थोड़ा और ये नजर टेढ़ी हो गई है। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री जल्द ही गाइडलाइंस जारी करने वाली है और इन गाइडलाइंस के तहत अब सोशल मीडिया पर हेल्थ और वेलनेस की सलाह देने वालों के लिए अपनी योग्यता का खुलासा करना अनिवार्य होगा। यानी कि कोई अगर आपको हेल्थ टिप दे रहा है किसी भी चीज से जुड़े हुए, जो सेहत से जुड़ा हुआ जो मसला है, तो उसमें उनको बताना होगा कि आखिर किस हैसियत से वो आपको ये टिप दे रहे हैं। क्या वो कोई क्वालिफाइड प्रोफेशनल है इस काम को, किसी को सलाह देने के लिए या नहीं। हेल्थ को लेकर बिना किसी डिग्री या बिना किसी योग्यता के सलाह देने वालों पर कड़ी नजर रहेगी, उनकी घेराबंदी की जाएगी और जरूरत पड़ी तो फिर उन पर नकेल भी कसी जाएगी। और इसके लिए कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री बाकायदा इस पर टेक माध्यमों का इस्तेमाल करेगा। अब ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को अपने फॉलोअर्स को हर एक कंटेंट में अपनी योग्यता का खुलासा करना होगा। मसलन अगर कोई आपको बालों से जुड़ी हुई कोई टिप दे रहा है या कोई बात बता रहा है, तो उनको बताना होगा कि उनकी क्वालिफिकेशन ये किसी को सलाह देने के लायक है भी या नहीं। पता चल रहा है कि पढ़ाई कुछ और की है और यहां पर आप किसी और चीज का सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं, या हो सकता है आप क्वालिफाइड ही ना हो। तो इस तरह से आम लोग जो ठगे जाते थे, और सिर्फ ठगे की बात नहीं थी, इसमें सेहत से जो खिलवाड़ होता था वो बहुत बड़ी एक चिंता थी और उस पर नकेल अब कस रही है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इसमें यह है जो ऐसे तमाम इन्फ्लुएंसर्स को सुनना चाहिए कान खोल के। आप जो अपनी योग्यता का खुलासा करेंगे वो कोई हड़बड़ी वाले शब्दों में, अस्पष्ट शब्दों में नहीं करेंगे, बल्कि कुछ ऐसे आपको खुलासा करना होगा कि आपके फॉलोअर्स को वो स्पष्ट रूप से दिखे या फिर स्पष्ट रूप से सुनाई दे। ये नहीं कि हवड़ करके निकल गए, आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा उसको तसल्ली से। दरअसल हो यह रहा था कि सोशल मीडिया पर स्वास्थ्य को लेकर सलाह देने वाले फर्जी कंटेंट की बाढ़ आ गई थी। जी बिजनेस अपने कई प्रोग्राम्स में यह बात उठा चुका है, लेकिन लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ जारी रहा। खासतौर से कोविड के बाद प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की मांग बढ़ी है। आंकड़े ये बताते हैं कि भारत में पौष्टिक औषधीय पदार्थ यानी कि जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, हम तो एक न्यूट्रास्यूटिकल्स को पकड़ रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ा सेगमेंट इन न्यूट्रास्यूटिकल्स का है। इसके अलावा भी है जो स्किन केयर है, मैंने आपको बताया, बाकी सब सारी चीजें हैं इसमें। और सिर्फ न्यूट्रास्यूटिकल का ही अगर आप मार्केट देखें, साल 2025 तक $18 बिलियन तक जा सकता है और 2030 में इसकी ग्रोथ $100 बिलियन तक जा सकती है। हमने बाकायदा आपको न्यूट्रास्यूटिकल की ग्रोथ का प्रोजेक्शन भी दिखाया था जी बिजनेस पे, और उस पर तमाम लोगों से बातचीत की थी। तो न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री तो आगे बढ़ रही है, लेकिन कैसे बढ़ रही है थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा। जी तोड़ मेहनत से अगर आगे बढ़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एड्स में फर्जीवाड़ा हो रहा है या एक आम कंज्यूमर को इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में कहीं पर रुकावट आ रही है तो फिर गड़बड़ है। इसलिए अब तक जितने भी हेल्थ और वेलनेस प्रमोट करने वाले इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिसमें ज्यादातर न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी हैं, उनकी मार्केटिंग का अहम हिस्सा होते थे, बिना किसी डिग्री के ऐसे प्रोडक्ट के इस्तेमाल के लिए वो सलाह नहीं दे सकते और इसके लिए सरकार ने कमर कस ली है।
अब थोड़ा सा ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरिंग का जो बाजार है हमने कई बार आपको दिखाया है, लेकिन फिर भी आपको और दिखाते हैं कि दरअसल ये कितनी बड़ी चिंता है। अब आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो तरह तरह के कोलैबोरेशंस के साथ जो है हर कोई ना कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है। वो बड़े सेलिब्रिटीज एक तरह से हो गए, वो फेस ऑफ द प्रोडक्ट्स हो गए, आजकल फेस ऑफ द ब्रांड्स हो गए। और ब्रांड्स भी जानते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू बहुत ही कम समय में छोटे छोटे ब्रांड जो है वो बड़ी बड़ी जर्नी तय कर चुके हैं। 2022 में भारत में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का जो बाजार था वो 1275 करोड़ का था, लेकिन प्रोजेक्शंस ये हैं कि 2025 तक लगभग 20% की जो वार्षिक वृद्धि है उसमें इसने 2800 करोड़ रुपए का हो जाना है। ये संभावना है, ये प्रोजेक्शंस है। वर्ष 2022 में भारत में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का बाजार जो हमने आपको बताया वो 2025 का है, और फिर आगे ये जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है उसमें स्वाभाविक रूप से सरकार की ये चिंता थी कि इस जर्नी को हम कैसे ऑर्गेनिक बनाएं, इसमें कोई फर्जीवाड़ा ना हो, इसमें कंज्यूमर के इन्फॉर्म्ड डिसीजन के राइट्स का उल्लंघन ना हो। और इसके लिए सरकार ये अब कमर कस रही है। अब देखते हैं कि कब तक ये आएगी, लेकिन इससे पहले आस्की जैसी जो संस्थाएं हैं, जो बॉडीज हैं, उन्होंने भी इसमें काफी अच्छा काम किया है, बीच बीच में लगाम लगने की कोशिश की है। लेकिन ये इन्फ्लुएंसर्स और इस तरह के ब्रांड्स और इनके बीच में जो एजेंसीज होती हैं वो मानते नहीं, लिहाजा अब थोड़ा सा इन्हें और कसने की बात कही गई है। तो ये थोड़ा सा इसलिए भी अच्छा है क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग कोई बुरी बात नहीं है, ये तो बहुत अच्छा है, आगे बढ़े दिनों दिन हर कोई चाहता है। लेकिन इसमें जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, उनका सफाया होना भी बहुत जरूरी है। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत खास मेहमान मनीषा कपूर जी जुड़ चुकी हैं, महासचिव हैं आस्की के एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। मनीषा जी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है डॉक्टर श्वेता खंडेलवाल, हेड है न्यूट्रिशन रिसर्च PHFI की। श्वेता खंडेलवाल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैम, सबसे पहले मनीषा जी आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। सरकार ने अभी 50 लाख तक के जुर्माने की बात भी कही थी, बहुत सारे आप लोगों के भी अपने रूल्स आए, कई मर्तबा आए, सरकार ने भी इसमें कई बार रूल्स को स्ट्रिंजेंट करने की कोशिश करी। लेकिन अब ये जो आपको डिस्प्ले ऑफ योर क्वालिफिकेशन करना होगा, ये कितना सिग्निफिकेंट है, कितना जरूरी था? देखिए, जो कई कैटेगरीज होती हैं, जैसे पर्टिकुलरली हम मानते हैं कि हेल्थ एंड फाइनेंस, ये जो दो कैटेगरीज हैं और इसमें जो आप एडवाइस देते हैं, पर्टिकुलरली हेल्थ, एक तो होता है जनरल हेल्थ कि आप एक्सरसाइज कीजिए, आप अच्छा खाइए, वो तो एक आम कंज्यूमर हम लोग भी जानते हैं क्या करना है, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं लगती। लेकिन कई कई हेल्थ एडवाइस होती है, अगर डिजीज रिडक्शन की या क्योर की या कोई डिसऑर्डर की आप बात कर रहे हैं या आप इम्यूनिटी वगैरह की बात कर रहे हैं, जो एक स्पेसिफिक बेनिफिट्स देती हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि कोई डिजीज रिडक्शन वगैरह की जो क्लेम है या प्रिवेंशन की क्लेम है, तो ये लोगों की हेल्थ पे असर कर सकता है। सिमिलरली अगर हम फाइनेंस सेक्टर की बात करें तो ये डायरेक्टली आपके पैसों के ऊपर इसका असर हो सकता है। तो हमें लगता है कि जो ये दो पर्टिकुलर कैटेगरीज हैं, इनमें डेफिनेटली एक पर्टिकुलर टाइप की जो एडवाइस दी जा रही है, ये बेटर है कि कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल या जो कोई क्वालिफाइड हो, कोई न्यूट्रिशनिस्ट हो, ये इस प्रकार की जो एडवाइस है वो वही दे विज्ञापनों में। और इन्फ्लुएंसर्स जैसे बहुत ब्रांड्स वगैरह को भी प्रमोट करते हैं, पर जहाँ तक ये हेल्थ एडवाइस दे रहे हैं, या हमें लगता है इवन फाइनेंस सेक्टर इसमें जुड़ जाता है, तो ये एक सीरियस इसमें कंज्यूमर्स का नुकसान हो सकता है अगर वो फॉलो करे ये समझ के कि ये एक्सपर्ट्स हैं। और एक्चुअली जो इन्फ्लुएंसर्स बात कर रहे हैं, चाहे उनकी क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस ना हो इन कैटेगरीज में, हो सकता है उनका पर्सनल तजुर्बा हो, लेकिन एक पर्सनल तजुर्बा और एक एक्सपर्ट की राय में बहुत फर्क होता है। और इस वजह से कंज्यूमर्स गुमराह ना हो जाएं, उनकी हेल्थ का या उनकी वेल्थ का नुकसान ना हो जाए। आई थिंक ये चीजें जरूरी हैं। कई चीजें जो मुझे लगता है कि जैसे पर्सनल केयर है, आप या कोई एक मानी हुई नॉर्म्स हैं, जैसे हम बोलते हैं कि चलो गाजर खाने से आंखें अच्छी हो जाती हैं, या आप अपना शिकाकाई लगाने से बाल अच्छे हो जाते हैं, उसमें हमें लगता है कि इतना ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर डेफिनेटली अगर हम डिजीजेस की बात करें, सीरियस हेल्थ कंडीशंस की बात करें, या अपने फाइनेंस को लेके बात करें, तो डेफिनेटली इस चीज में
बेटर रहेगा कि अगर आप एक एक्सपर्ट हो तभी आप अपनी राय दीजिए, नहीं तो आप जनरल राय दीजिए, वो ठीक है, लेकिन इन 2 कैटेगरी से थोड़ा आप बच के रहिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो माने जाने जो फैक्ट्स हैं या जो जो प्रचलित धारणाएं हैं और जो एक तरह से फैक्ट में ही कन्वर्ट हो गई हैं जो काफ़ी समय से, जैसा आपने कहा कि गाजर खाने से, जैसे जनरलाइज वे में हम कह सकते हैं कि सब्जियां खाने से आपकी आंखें अच्छी होती हैं, तो ये तो ठीक है। लेकिन अगर कोई किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का नाम ले, अगर किसी पर्टिकुलर वो केमिकल का नाम ले और उसको ये कहकर प्रमोट करे कि मैं कह रहा हूं इसलिए आप इस पर विश्वास कीजिए, तो वहां पर हमें देखना होगा। खैर, अभी हम ये कुछ कह नहीं सकते, सरकार की जब गाइडलाइंस आएंगी तो उसमें ज़्यादा हमें रोशनी मिल पाएगी। लेकिन हेल्थ और वेल्थ आपकी जो 2 मेन जो धरोहर हैं उनके लिए बहुत सख्त है सरकार। डॉक्टर खंडेलवाल, अब वेल्थ का देखिए, हम तो बिजनेस चैनल से हम तो कहते ही हैं कि अपनी वेल्थ का ख्याल रखिए, बिल्कुल सर्टिफाइड हो, सेबी से सर्टिफाइड हो। लेकिन उसमें चलिए आपका पैसा गया, यहां पर तो आपका पैसा भी गया और सबसे बड़ी बात है आपकी सेहत गई, और सेहत मतलब जिंदगी। तो एक तरह से ये कम इसमें खतरा नहीं है। क्या कहेंगी इन गाइडलाइंस के आने की जो कवायद कर रही है सरकार, कितना क्रांतिकारी ये कदम होगा? देखिए, 2 बातें हैं दीपक। सबसे पहला तो हमें ये समझना चाहिए और ऑडियंस को बताना की जरूरत है कि केवल 4 इंडस्ट्रीज अलोन, जिसे टोबैको, अनहेल्दी फूड्स, फॉसिल फ्यूल्स और अल्कोहल, केवल ये 4 इंडस्ट्री पूरे डेथ्स का 1/3 कॉज करती हैं। तो मतलब ये अभी 23 मार्च को लैंसेट ने, एक बहुत अच्छी मानी हुई जर्नल है, एविडेंस बेस्ड है, उसने पूरा कमर्शियल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ पे सेक्शन निकाला है, जिसमें कि ये क्लियरली बताता है कि बहुत सारी चीजें केवल इस क्वालिफिकेशन को एग्जिबिट करने से काम, मतलब ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा पहल है, लेकिन दैट इज नॉट सफिशिएंट। उसके अलावा भी बहुत सारी और छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहले हमने बोल दिया क्वालिफिकेशन आप बता देंगे, लेकिन क्वालिफिकेशन आधे लोगों को पता नहीं होता। कोई पीजीडीई लिख देगा, कोई पीजीई लिखेगा, या क्या कैसे होगा, तो वो डिस्क्रिप्शन पूरा प्रॉपर होना चाहिए कि क्या। और कई लोग आजकल शॉर्ट टर्म कोर्सेज ऑफर करने लगे हैं जो रिकॉग्नाइज नहीं होते, जो चीजें नहीं होती, उसको पढ़ के लोग बोलने लगते हैं कि मैं ये फलां न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, या मैं ये फलां ये चीज हूँ, हेल्थ कोऑर्डिनेटर हूँ। तो वो भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है इन लूप होल्स में। तो मेरे हिसाब से, मैं टाइम कम होता है इसलिए मैंने एक फ्रेज सोच रही थी कि कैच एक वर्ड होना चाहिए, जैसे CATCH। मेरे लिए ये 5 चीजें CATCH वाली जरूरी हैं जो ये गाइडलाइंस में शामिल हो। सबसे पहला कि कमर्शियल इंटरेस्ट, C फॉर कमर्शियल इंटरेस्ट को कंप्लीटली ध्यान से डिक्लेयर करके प्रॉपरली पेड प्रमोशंस, फंडिंग सोर्स बिल्कुल ठीक से बताना चाहिए। पब्लिक हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है, कमर्शियल को नहीं, तो इसलिए कमर्शियल इंटरेस्ट का डिक्लेरेशन बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए। C। ए से अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम वर्ड्स में बोल के निकल जाते हैं, लेकिन प्लीज रिमेंबर, अगर मैं या कोई भी पर्सन जो अपने आप को एक एक्सपर्ट भी मानता है, उसकी जिम्मेदारी भी बनती है, चाहे मैं डिग्री लगा दूं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी मेरी जिम्मेदारी बनना, वो एक अकाउंटेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। और ट्रांसपेरेंट वे में, जो कि मैं अभी आपको समझा रही थी कि क्या डिग्री है, क्या तरीके से बताएंगे, कैसे बताएंगे, तो पेनलाइजिंग एक्शन वगैरह हमें भी, मतलब अगर हमने कुछ गलत करा है तो हम पर भी होना चाहिए। तीसरी बात है टेक्नोलॉजी की, T फॉर टेक्नोलॉजी। आजकल बहुत सारे डिवाइसेस और तरीके हैं जो प्लेजरिज्म, फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन को रोक सकते हैं, कारगर हो सकते हैं। ये दूसरी कंट्रीज भी कर रही है, इंडिया भी कर सकता है और बहुत अच्छे से कर भी रहा है कुछ कुछ छोटे स्टार्टअप्स में। उसको स्केल अप किया जाए और उसको भी इसकी मदद लेके यूज किया जाए, जो कि ऑलरेडी मिनिस्ट्री ने भी बोला है। दूसरा जो C है वो है क्रेडिबिलिटी ऑफ साइंटिफिक एविडेंस और ट्रस्ट की। केवल एक बोल देना कि मैं PhD करके आ गई हूँ, वो नहीं, बट मैं ट्रस्ट बिल्ड कर पाऊं, मेरी बात सिंपल वे में दूसरे को समझ आ पाए, उस क्रेडिबिलिटी, आइडेंटिटी को, ट्रूथ को, वो समझने की भी सरकार को किसी तरह कोशिश करना चाहिए कि कैसे इस क्लॉज को निकाल सके। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, H को, ये हमारी खुद की एज अ पब्लिक हमारी भी जिम्मेदारी है, हमें हेजिटेट करना चाहिए टू स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन। एक व्हाट्सएप आया नहीं कि हल्दी का ये करना है तो सारे दुनिया में हल्दी हल्दी हो गया। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बुरी चीज है, बट ये भी पता होना चाहिए कि एक्सेस, वो लोगों को ये अपर लिमिट ना बताओगे तो नुकसान ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए जन आंदोलन करना अच्छी बात है, लेकिन नॉइजी होना या एडवोकेसी के लिए बोलना, ये सब
पॉजिटिव चीजों के लिए करें, ये तो आपने बहुत ही मिसइन्फॉर्मेशन के लिए ना करें। तो ये बहुत ही मेरा बढ़िया catch आपने ये जो कैच का जो मंत्र दिया है, मुझे लगता है ये इंडियन फिलॉसफी में जो पंच महाभूतों का जो मंत्र है ना, जीवन का आधार, ये वैसा ही हो गया। बहुत ही बढ़िया, मतलब सीरियसली बहुत इंप्रेसिव आप तरीके से आपने बताया, इफेक्टिवली बताया कि कैसे हम कैच के मंत्र के थ्रू इस पर लगाम कस सकते हैं। लेकिन मनीषा मैम, एक चीज हमें आती है कि हम फिर जैसे आप भी कह रही हैं कि जो मानी हुई जो अवधारणाएं हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कई बार हम एज अ पॉलिसी मेकर शायद फंस जाते हैं यहाँ पर कि हम वो लाइन कैसे खींचें कि कौन सी ऑर्गेनिक सलाह है और कौन सी नहीं है, कहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, कहाँ पर आपको सामान्य अपना अनुभव शेयर करके काम चल जाएगा, तो वो क्या स्पष्टता हो पाएगी मैम? तो आई थिंक ये डेफिनेटली इसमें सोचने की जरूरत है। जैसे गाइडलाइंस बनती हैं तो उसमें क्या केसेस पकड़े जा सकते हैं, क्या छूट जाएंगे, ये ऑफ कोर्स एक वाइडर कंसल्टेशन की इसमें जरूरत होगी एक्सपर्ट से, स्टेक होल्डर्स से। पर इन जनरल मतलब मैं कहूंगी कि अगर कोई कहेगा कि एक्सरसाइज सेहत के लिए अच्छी है, मॉडरेशन सेहत के लिए अच्छा है, आप डिनर के बाद सैर कर लीजिए, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है, ये मुझे लगता है कि एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस हैं। पर आप अगर ये कहें कि आप डिनर के बाद आप चलेंगे तो आपकी डायबिटीज 3 पॉइंट्स कम हो जाएगी या आपकी शुगर कम हो जाएगी, ये जो सलाह है वो एक एक्सपर्ट ही दे। तो एक जनरल तरीके की जो एक्सेप्टेड हैं कि कई चीजें और ये एक्सेप्टेड इसलिए हैं कि इनकी साइंटिफिक एविडेंस बहुत ओवरवेलमिंग है फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो ये कई डेकेड्स के ऊपर जो ये रिसर्चेस की हैं, इन्होंने ये चीजों को कंफर्म किया है। तो वो एक, जैसे हम कह रहे हैं कि आम धारणा बन गई है, पर उसका प्रेजेंटेशन का तरीका भी इम्पोर्टेंट है। आप उसको किस लेवल पे जाके छोड़ रहे हो, आप उस पर जनरल एडवाइस दे रहे हो या आप ये कह रहे हो कि नहीं इससे आपकी डिजीजेस कम हो जाएंगी या ये चीज आप प्रिवेंट कर सकते हो, या एक आप बहुत स्पेसिफिक उसमें कुछ आप राय दे रहे हो किसी इंग्रेडिएंट के बारे में। तो उस चीज में डेफिनेटली हम देखते हैं कि एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल की राय जरूरी है कि आपका हेल्थ का नुकसान ना हो। अगर कोई आपको बोलता है कि आप एक्सरसाइज कर लीजिए, आप करेंगे अगर ऑफ कोर्स इफ यू डोंट हैव एनी कंडीशंस पर से, बट इन जनरल ये माना जाता है कि एक्सरसाइज एंड वेजिटेबल्स खाना या एक गुड डाइट आपकी सेहत के लिए अच्छी है। तो मुझे लगता है कि उसमें कुछ नुकसान नहीं है, बट द मोमेंट इट क्रॉसेस द लाइन एंड गोज इनटू जो हम कहते हैं डिजीज रिडक्शन, या डिजीज के बारे में आप बात करें या कोई डिसऑर्डर के बारे में आप बात करें, कोई स्पेसिफिक कंडीशन के बारे में आप बात करें, तो उसमें डेफिनेटली एक एक्सपर्ट ही अपनी राय दे सकता है। उसमें क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं, क्या ये सब पे लागू होता है, इसके क्या एक्सेप्शंस होते हैं। तो ये मुझे लगता है कि जैसे आप मोर स्पेसिफिक और मोर डिजीज की तरफ आपकी सलाह बनती है, तो उसमें डेफिनेटली एक एक्सपर्ट का होना बहुत जरूरी है। पर एज आई सेड कि ये अभी एक वाइडर कंसल्टेशन की इसमें जरूरत है। कई एक्सपर्ट्स की राय लेनी पड़ेगी, अंडरस्टैंड कि कंज्यूमर्स इस पे आजकल किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, क्या उनका विश्वास है इन चीजों पे। तो ये थोड़ी सी स्टडी करके मुझे लगता है जो हम गाइडलाइंस बना सकते हैं इसके ऊपर, तो वो जरा सॉलिड ग्राउंड पे होंगी। तो आई थिंक उसकी वो कंसल्टेशन आई एम श्योर सरकार भी करेगी और उसी के बाद वो कोई गाइडलाइंस इस चीज में लाएंगे। बट डेफिनेटली आई थिंक इसकी नीड है। आई थिंक वो तो एक फंडामेंटल ट्रूथ है। बिल्कुल मैम, और जैसा हम समझ पाए हैं गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि जो जैसा हमने बताया कि जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं या जो एडवर्टीजमेंट को लेकर जो हमारी गाइडलाइंस है उनका उल्लंघन ना हो। सरकार या आस्की, जहाँ तक मैंने समझा है, वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि किसी का बिजनेस प्रभावित हो या देश में इस तरह का उदारवादी जो एडवर्टीजमेंट का कल्चर है वो ना आए, प्रोग्रेसिव कल्चर ना आए। उसके लिए हर कोई खुला है, लेकिन उसके लिए भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं बतौर ब्रांड एम्बेसडर, बतौर इंडोर्सर, बतौर एजेंसी, बतौर ब्रांड। तो वो लकीर खींचनी बहुत ज़रूरी है, यही मकसद है। डॉक्टर श्वेता, बहुत सारे आजकल न्यूट्रास्यूटिकल्स में तो हम देखते हैं कि कोई किसी ने 4 दिन बॉडी बना ली या 2-4 मैराथन भाग लिए, उसके बाद वो क्रिएटाइन के एक्सपर्ट हो जाते हैं, वो साइट्रोलाइन, ल्यूसिनाइन, जिंक, गाबा, मेरे पास बहुत सारे आ रखे, टेस्टोस्टेरॉन्स, इनके वो एक्सपर्ट्स बनने लग जाते हैं। ऐसा लगता है वो पता नहीं कहां से रट के आते हैं, चीजें देख के आते हैं। बड़ा ऐसा तो नहीं है कि हमने बहुत ज्यादा थोड़ा सा अगर निगरानी बढ़ा दी, मॉनिटरिंग बढ़ा दी, तो थोड़ा सा बिजनेस को कोई नुकसान हो, ऐसा तो कोई आशंका नहीं है ना?
देखिए, हम भी पूरे पब्लिक हेल्थ वाले लोग हैं। हम लोग कोई एंटी बिजनेस नहीं है, लेकिन हम प्रो हेल्थ हैं। तो मतलब हमारे को ये जरूरी है कि हमारी पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटाइज हो और एट द कॉस्ट ऑफ पीपल्स हेल्थ कोई चीज डिसीजन ना हो। तो जो बात रही आपकी बिजनेस की, तो हम लोग तो ऑप्शंस मांगते ही हैं कि R&D में इन्वेस्ट किया जाए, अच्छे ऑप्शंस निकाले जाएं जो हेल्दियर हो, जो रीफॉर्मुलेशन जैसे हम बोलते हैं। सॉल्ट का मैं एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे सोडियम का हम लोगों ने लो सॉल्ट कर देते हैं, या कई बार हम लोग उसको कंफ्यूज कर देते हैं कस्टमर को हाइपरटेंशन के लिए। पर इसकी रिक्वायरमेंट है कि हमारे को जिनको हाइपरटेंशन है और वो नमक वाली चीजें एंजॉय करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं बिजनेस हमारे आगे आए और हमारे को इस तरीके के ऑप्शंस दे। लेकिन वही अल्टीमेटली द पॉइंट कम्स टू कि अच्छी रोबस्ट रिसर्च हो, अच्छा स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हो के पूरी टेस्टिंग करके वो प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च किया जाए और उनके साथ मतलब लाइक उनको आप करें। तो कई सारे लोग होते हैं इसको जो रश करके कमर्शियल इंटरेस्ट पे ध्यान चला जाता है। हमें लगता है कि वो चीज को रेगुलेट करने की जरूरत है। एंड वन बैड एप्पल स्पॉइल्स द बास्केट वाली बात है ना। तो जरूरी नहीं है कि सारे बिजनेसेस पे हम टारगेट कह रहे हैं, लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि कमर्शियल डिटर्मिनेंट्स जो है, मतलब इंडस्ट्री का जो वो है, वो बहुत बार देखा गया है कि दे ट्राई टू डिनाई, दे ट्राई टू डिफ्लेक्ट एविडेंस। इसलिए थोड़ा सा मतलब जिसे बोलना चाहिए, मैंने पब्लिक हेल्थ में बहुत बार फेस किया है कि इंडस्ट्री का प्रेशर आ जाता है आपके ऊपर कि ये लाइक ये चीजों को कमर्शियली हमें बेटर करने के लिए। लेकिन आई थिंक हम सब इसमें, उनके भी बच्चे हैं बिजनेस वालों के भी, उनके भी परिवार वाले हैं, तो हमें हेल्थ को तो साथ लेके चलना ही पड़ेगा। दीपक जी, जेन्युइन बिजनेस कर रहे हैं लोग, उनके लिए तो ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि बहुत सारे झोला छाप डॉक्टर जो है अपने अपने प्रोडक्ट्स लेके कूद जाते हैं मैदान में। आप कम से कम वो ये बताएं कि इनके पास क्वालिफिकेशन क्या है। तो ऐसे में जो जेन्युइन बिजनेस है, जो जेन्युइन बिजनेस हाउसेज हैं, उनके लिए तो एक बहुत अच्छा लेवल प्लेइंग फील्ड तो आएगा ही आएगा। लेवल प्लेइंग का एक साफ सुथरा मैदान उनके सामने होगा, क्योंकि जो आपने बताया जो सड़ा हुआ सेब है जो टोकरी का, कम से कम उसका पहचान तो हो, बाहरी आवरण से तो पता चल नहीं पाता है। तो इसलिए सर्जरी आवश्यक थी। कब आएगी ये गाइडलाइंस, इनमें हमको देखना होगा, लेकिन एक अच्छा कदम। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा मैम, आपने वक्त निकाला। श्वेता मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। इंडिया 360 में एक छोटा सा ब्रेक के उस पार बहुत अहम खबर। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि सरप्लस दुग्ध उत्पादन वाले देश हिंदुस्तान में अब क्या दुग्ध उत्पादों का आयात करने की आवश्यकता आन पड़ी है। क्या हमें अब दूध इंपोर्ट करना होगा। दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश हम है। भारत दुग्ध उत्पादन के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर है, लेकिन इस वक्त को कई डेयरी प्रोडक्ट्स आयात करने पड़ सकते हैं। दूध का सत को कई डेयरी प्रोडक्ट्स आयात करने पड़ सकते हैं। दूध का संकट ये कहा जा रहा है, हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन थोड़ा सा विश्लेषण करने की आवश्यकता है। दूध का संकट 2011 के बाद पहली बार देखने को मिल रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है, विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे बहुत ही खास मेहमान के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। देश में कभी दूध की नदियां बहा करती थी। दुनिया का लगभग 24% दूध का उत्पादन भारत में ही होता रहा है, लेकिन बीते कुछ सालों में काफी कुछ बदल गया है। नौबत अब ये आ गई है कि अब हमें दूध और डेयरी उत्पादों को आयात कराना पड़ सकता है। हालांकि दूध का उत्पादन स्थिर है, लेकिन मांग 8 से 10% बढ़ गई है। यही वजह है कि पिछले 15 महीनों में दूध की कीमतों में 12 से 15% की तेजी देखने को मिली है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 2021 से 22 के बीच दूध का उत्पादन 6.25% बढ़ा है, यानी 2021 से 22 के बीच 22.1 करोड़ टन दूध का उत्पादन हुआ। इससे पहले 2020 से 21 के बीच ये 20.8 करोड़ टन का उत्पादन हुआ था। इससे पहले ये नौबत साल 2011 में देखने को मिली थी। उस समय देश में डेयरी उत्पादों का आयात किया गया था। अब एक बार फिर देश में खासकर घी और मक्खन के आयात की नौबत आ गई है। दूध की मांग के साथ उत्पादन भी बढ़ता है, लेकिन पिछले साल लंपी बीमारी की वजह से करीब 1,80,000 से ज्यादा मवेशियों की मौत हो गई थी, जिससे दूध के उत्पादन में कमी देखने को मिली। हालांकि दूध का उत्पादन बढ़े, इसके लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। फरवरी 2014 के बाद से ही NPDD यानी राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जुलाई 2021 में योजना को संशोधित किया गया था।
संशोधित एनपीडीडी योजना को 2021-22 से 2025-26 में क्रियान्वित किया जाएगा। इसके लिए 1790 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान है। यही नहीं, एफएमडी यानी द फूड एंड माउथ डिजीज के खिलाफ जनवरी 2023 तक 20 करोड़ 77 लाख पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। कुल मिलाकर कहें तो सरकार की तरफ से दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है, ताकि दूसरे देशों से डेयरी प्रोडक्ट का आयात न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत कीजिए आर एस सोडी साहब का, पूर्व एमडी हैं अमूल के और फिलहाल प्रेसिडेंट हैं इंडियन डेयरी एसोसिएशन के। सोडी सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, क्या वाकई में इंपोर्ट की आवश्यकता आन पड़ रही है सर? ऐसा कुछ नहीं है सर। आपका मीडिया पे या काफी जगह ये आ रहा है कि दूध में बहुत महंगाई हो गई, तो इसलिए कुछ काफी खबरें हैं। पर एक बात बताइए दीपक जी, आप और आपके व्यूअर्स इस महंगाई से खुश है कि नहीं? स्पेशली आपने जो ये रिपोर्ट दिखाई इससे पहले। नहीं, आप कहना चाह रहे हैं डेयरी प्रोडक्ट्स की महंगाई सर? जो भी दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की महंगाई, हाँ। अब सर हम तो क्या बोले, वो तो नेसेसिटी है सर। अब इस पे तो ये है कि ये इशू तो ऐसा है सर कि ये प्राइस सेंसिटिव भी नहीं है। इस पे तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि अगर डिमांड बढ़ गई तो दाम ऊपर नीचे हो जाए। दाम कितने भी बढ़ जाए वो तो लेना ही लेना है सर। बिल्कुल आप सही फरमाते हैं दीपक जी। दूध एक नेसेसिटी है हमारे लिए कि सुबह एक कप चाय या बच्चों को एक गिलास दूध देना है और घर पे डेयरी प्रोडक्ट्स खिलाने, और हर वर्ग के लोग डेयरी और दूध का कंजम्पशन करते हैं, उपयोग करते हैं, नेसेसिटी है। पर आपको ये भी देखना चाहिए, ये तकरीबन 9 करोड़ ग्रामीण व्यापारियों के लिए उनकी लाइवलीहुड की नेसेसिटी है। एब्सोल्युटली सर। तो एक जिसको आप महंगाई बोलते हैं, एक अर्बन पर्सपेक्टिव से, एक शहरी कंज्यूमर के आने की बात है। अगर ग्रामीण परिवार की तरफ से देखें, एक पशुपालक की तरफ से देखें, तो उसके लिए ये आय में वृद्धि है। अगर मान लीजिए 12 से 15% पिछले 15 महीने में दूध की कीमतें बढ़ी हैं, तो ये 12 से 15% किसान की आमदन बढ़ी है, जो पिछले 2 साल कोविड के बाद नहीं बढ़ रही थी, और उसकी लागत 20 से 25% बढ़ रही थी। तो एक उसको बहुत बड़ी हेल्प मिली। आपने अभी दिखाया कि भारत में दूध का उत्पादन 222 मिलियन मीट्रिक टन हुआ है। आपको ये जान के खुशी होगी, 25 साल पहले ये सिर्फ 71 मिलियन मीट्रिक टन था। जी हाँ। तो अगर 25 साल में 3 गुना बड़ा कारण क्या है? क्योंकि किसान ने उत्पादन किया। अगर मान लीजिए किसान उत्पादन नहीं करता और आप तेल की तरह डेयरी प्रोडक्ट का भी आयात करते, जो 70% तेल आयात करते, आपको मालूम है तेल सिर्फ 1 लाख करोड़ का है। अगर 70% आपको डेयरी प्रोडक्ट्स का आयात करना पड़े, पता उसकी कितनी कीमत होगी? कम से कम 8 से 9 लाख करोड़। तो हमको अगर कल सुरक्षित करना है, भविष्य सुरक्षित करना है, तो किसान को पहली बात तो सुनिए कि दूध या खाने पीने की सब्जी हो, चीनी हो, गेहूं हो, चावल हो, फ्रूट्स, अच्छा प्राइस देने के लिए राजी होना होगा, तभी वो उसका उत्पादन करेगा। सर अग्री। दूसरी बात, आप जो शॉर्टेज की बात करते हैं, हाँ, सर मैं गुजारिश करूंगा, मैं यहीं पे थोड़ा एक सवाल मेरा। आपने कहा कि सबको खुश होना चाहिए कि प्राइसेस बढ़े हैं क्योंकि वो किसान के खाते में जा रहे हैं। मैं ये मानता हूं सर कि जो हमारे 8 करोड़ किसान डेयरी उद्योग से जुड़े हुए हैं, जो दुनिया का 23% दूध दे रहे हैं पूरी दुनिया को, अगर इनके पास इनका हर्ड इंटैक्ट होता तो मैं कहता सर कि इनके पास जा रहा है। अब आंकड़े जो बता रहे हैं, जो अलग अलग ऑब्जर्वेशंस बता रहे हैं कि कोविड में एक तो हर्ड साइज छोटा हो गया क्योंकि डिमांड उस समय नहीं। आपने जो आंकड़ा दिखाया, आपने दिखाया हाँ। कि इतने 1 लाख 1.5 लाख पशुओं की जान की, पर आपको मालूम भारत में कितने हैं? 30 करोड़ है। 1, 1.5, 2 लाख अगर मर गए, 30 करोड़ में क्या है? 1% भी नहीं है। तो ये जो हाई एग्जैक्शन है। अगर भारत में रोज का 60 करोड़ लीटर का दूध का उत्पादन होता है, अगर 1.5 लाख पशु देखे वैसे ही मरते हैं, 1.5 लाख मर गए, चलो लंपी स्किन को कैसी डिसीज आए, जैसे कोविड आई थी ऐसी आई,
तो 1.5 लाख से कितना नुकसान होगा? मैक्सिमम 10 से 12 लाख प्रतिदिन। आपका 58 करोड़ लीटर का कुछ भी नहीं है। देखिए इसके कारण बहुत है जो अभी नहीं भाव नहीं बढ़े। नहीं सर आई एम सॉरी सर, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं आपको, आई एम वेरी सॉरी सर। आपने कहा लंपी की आप बात कर रहे हैं, 1,86,000 करोड़ का आंकड़ा है लंपी का मोटा मोटा, लेकिन जो कोविड के सर 2-3 साल रहे उसमें 1,86,000 नॉट करोड़ का। यस सर 1,86,000। 1,86,000 हाँ बट सर मैं ये कह रहा हूं कि जो कोविड का बैकलॉग है, जो पूरे वो 2-3 साल तक उसमें फेड नहीं हुए, कई बार ये बताया जा रहा है कि शायद वो अंडर फेड थे, वो अंडर कारण बहुत उसका वो फिर वो हर्ट भी कम हो गया। तो वो जो 2020 से जो चोट लगी है सर, लंपी को अगर छोड़ भी दें 2000 और हम जानते हैं सर कि एक इशू जो बहुत बड़ा है इसमें बायोलॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स बहुत हैं सर। एक गाय या कैटल को मैच्योर होने में 18 महीने लगते हैं, फिर गेस्टेशन पीरियड है उसका, फिर 3 साल लग जाएंगे उसको दूध देने में, फिर इसी तरह से भैंस को 4 साल लग जाएंगे। तो सर ऐसा तो नहीं है कि वो हमारा कमी कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि गैप आ गया है जिसकी वजह से हमें इमीडिएट क्राइसिस देखनी पड़ रही हो? हाँ बिल्कुल सही है आपकी बात दीपक जी। कोविड में क्या हुआ कि दूध की लागत, क्योंकि जो होटल रेस्टोरेंट शादी ब्याह बंद हो गए, थोड़ी कम हुई। जो उससे पहले दूध के भाव अच्छे मिल रहे थे 1 साल से, तो उत्पादन वैसे ही रहा, गाय भैंस को खिलाया अच्छा था, दूध का उत्पादन बढ़ा। तो दूध जब बिका नहीं तो कमोडिटी में कन्वर्ट हुआ, तो पाउडर के, व्हाइट बटर के, घी के रेट क्रैश हुए। उसकी वजह से डेयरी वालों ने, ज्यादातर डेयरी ने, जहाँ पे अच्छे कॉपरेटिव थे वहां नहीं गिरे, बाकी जगह किसानों के दूध के भाव बहुत गिर गए। तो उसने खिलाना कम कर दिया, फीड अंडर फेड किया जो आपने बोला। दूसरा कोविड में क्योंकि एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना पड़ता है, क्योंकि वो थोड़ा सा डिले हुआ, क्योंकि ह्यूमन मूवमेंट बंद था, कम था, हुआ जरूर पर कम हुआ। तीसरा नए जानवर की इंडक्शन ही हुई, जो लोग नए खरीदते थे पैसे से, वो कम हुआ क्योंकि दूध के भाव नहीं थे। अभी पिछले 6 महीने साल से रेट अच्छा हुआ है, अभी सब कुछ ठीक हो रहा है, पर अभी डिमांड तो बढ़ गई। अब देखिए दूध में आप महंगाई की बात करते हैं, आप अगर बाकी खाने पीने की चीजों की बात करें, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो ऑयल हो, चाहे राइस हो, चाहे फ्रूट, सब्जी, जल, अंडा, मांस, कुछ भी बोले, सबसे कम इन्फ्लेशन पिछले 2 सालों में दूध में हुआ है। तो उसकी डिमांड काफी बढ़ गई। जी हाँ। पर मेरे ख्याल से ये अभी पोजीशन, मैं कहता हूं टाइट डेफिनेटली है, इतने अलार्मिंग नहीं है। अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, पशुपालन विभाग ने कहा है कि हम इंपोर्ट नहीं कर रहे, उन्होंने बिल्कुल बोल दिया, अभी कोई इंपोर्ट का प्लानिंग उन्होंने किया है नहीं, ना कर रहे हैं। हाँ। उन्होंने ये बोला कि कल को अगर जरूरत पड़े, नजर रख रहे हैं और इस पे नजर रखेंगे, इस तरफ देखा जा सकता है। हाँ। और ये भी बोला कि अगर कभी कुछ छोटा मोटा लाना भी पड़े तो हम ये देखेंगे कि सिर्फ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ही इसको हैंडल करेगा, और जो सिर्फ डेयरी को देगा, और जो अभी दूध के दाम किसानों को जाते हैं वो कम नहीं होंगे, मार्केट में किसी रेट कम नहीं होगा। अगर ये एश्योरेंस, आपको किसी को डरने की जरूरत नहीं। हाँ, दूध के भाव बढ़े उस पर खुश होना चाहिए। नहीं सर, मुझे लगता है जब सीपीआई इन्फ्लेशन 6 था तो सिर्फ दूध का इन्फ्लेशन ही 10% था, और आरबीआई ने भी अपने प्रेजेंटेशन में कहा कि इन्फ्लेशन, वो बात सही है। हाँ, वो प्रेशर जी, एक साल का डेटा है। हाँ, 3 साल का डेटा देख लीजिए। हाँ। 3 साल में 18 से 19% बढ़े हैं। अब मुझे बता दीजिए किस चीज के 25 से कम नहीं बढ़े, खाने पीने की चीज के? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हो रहा हूं सर, और मैं इस बात से सैद्धांतिक रूप से सहमत हो रहा हूं कि अगर किसानों के पास ज्यादा पैसा आ रहा है तो इस देश का व्यक्ति को उसमें देने में वो इतना सह लेगा। लेकिन हम अंततोगत्वा किसान की बात कर रहे हैं। अगर हमारे किसान को बाहर से, अगर यहाँ पर डिमांड इतनी बढ़ती है पूरी दुनिया में, और अगर बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है तो हमारे किसान को ही चोट लगेगी। हम इसी वजह से आरसीपी से बाहर आए थे, हम यही कहकर आरसीपी से बाहर आए, और अगर वही हमें निर्यात की स्थिति आनी पड़ेगी तो हमारे किसान का ही नुकसान है। हम इन्फ्लेशन पे तो बात कर ही नहीं रहे। तो क्या ऐसी स्थिति में आने से रोकने के लिए आप कोई उपाय सुझा सकते हैं सर? बिल्कुल ऐसा है कि फ्यूचर में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आने से बचाने के लिए हमको दूध के जो कमोडिटी है, पाउडर और व्हाइट बटर का बफर स्टॉकिंग करना चाहिए, ताकि जब कभी
ऐसी शॉर्टेज आए तो मार्केट में रिलीज करें। जब कोविड जैसे एकदम मार्केट में प्राइसेस क्रैश कर गए थे, उस वक्त बाजार से खरीद के स्टॉक करें ताकि किसानों को कभी नुकसान ना हो। 2 साल पहले किसानों को नुकसान हो रहा था, सब लोग खुश थे, तो वो अभी तक भरपाई नहीं हुई है। तो हमको ये जो प्राइसेस में ऊपर नीचे होते हैं, इसको बचाने के लिए कमोडिटी का बफर स्टॉकिंग करना चाहिए और कोई प्राइस कंट्रोल नहीं करना चाहिए और इंपोर्ट को कभी भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल यही है। मतलब जो अभी इस वक्त की चिंता है कि इंपोर्ट की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, और अगर जा रहे हैं तो उसके लिए आप प्रिवेंटिव मेजर्स कीजिए ताकि इंपोर्ट की स्थिति ना आए। और जैसा सोढ़ी सर कह रहे हैं, सैद्धांतिक रूप से उनके साथ सहमत होते हुए, इन्फ्लेशन अगर बढ़ा है थोड़ा सा दूध, हालांकि एक मध्यम वर्गीय परिवार या एक निम्न आय वर्गीय जो परिवार है उनके लिए बहुत मुश्किल होता है दूध के लिए भी वो करना। लेकिन चलिए, इसमें हमारे किसान कभी पल्ला भारी हो जाता है तो कभी कंज्यूमर का हो जाता है, तो इसको हम थोड़ा उस सीसॉ के रूप में देखें। लेकिन ओवरऑल इंपोर्ट की स्थिति ना आन पड़े, उसके लिए मेजर्स उठाने पड़ेंगे। सरकार मुझे लगता है इस पर नजर बनाए हुए है और हमारे एक्सपर्ट्स ने भी अपनी राय दे दी है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई और आपने नई पारी भी शुरू की है, उस नई पारी के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सोढ़ी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और खबरों का करते हैं रुख। एक महत्वपूर्ण खबर मुंबई से। सेलिब्रिटी सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन भी अब मुकेश अंबानी की तरह स्काई कैपर बना सकेंगे। इसके साथ ही मुंबई के कोस्टल एरिया में बने करीब 85,000 घरों का स्वरूप बदलता दिखेगा। सरकार ने ऐसा क्या किया है जिससे यह सब मुमकिन हो पाया है, जानने के लिए बात करते हैं मेरे सहयोगी सुबोध मिश्रा से, जो इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सुबोध, ये क्या नियमों में कोई नए बदलाव हुए हैं, और ये बदलाव अगर हुए हैं तो फिर सिर्फ सचिन, अमिताभ बच्चन ही, या फिर आम लोगों के लिए भी कुछ सहूलियत हुई है? नहीं, बिल्कुल दीपक, ये आम लोगों के लिए क्या, मुंबईकरों के लिए, खासतौर से उनके लिए जो समंदर के किनारे रहते थे, उनकी बहुत बड़ी समस्या थी कि वो ना तो डेवलपमेंट कर सकते थे और ना ही कोई भी वो रख रखाव जो इमारत का वो कर सकते थे। तो अब जब से केंद्र सरकार ने सीआरजेड के नियमों में थोड़ी ढील दी है, जहां एफएसआई को लेकर के जो एफएसआई पहले 1 थी उसको बढ़ाया है, इसके अलावा कई सारी और भी ढील दी है, तो इससे जो मुंबईकर है उसको बहुत राहत है, जो सपने देखता था खासतौर से कि समंदर किनारे जो घर है, जो लोग घर लेना चाहते थे, उनके लिए भी काफी राहत की बात रहेगी। और उनके लिए भी रहेगी जो ऑलरेडी पहले से ही रह रहे थे लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे सीआरजेड नियमों की वजह से। और कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे, खासतौर से अगर रीडेवलपमेंट की बात करें, उनके प्रोजेक्ट्स थे, या फिर हाउसिंग सोसाइटी थी, उनके थे प्रोजेक्ट्स थे, जो इन सब चीजों में फंसे हुए थे इन नियमों में। लेकिन अब उनके लिए आसान हो जाएगा उन सब चीजों करने के लिए। लेकिन जहां बिल्डरों को, लोगों को, मुंबईकरों को फायदा है दीपक, लेकिन एक छोटी सी ये है कि जो इन्वायरमेंटलिस्ट है उनका कहना है कि इस तरह का सीआरजेड में जो नियम, थोड़ा बहुत जो बदलाव है, इस पे वापस सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हाई टाइड जो आता है और जो 2007 जुलाई की जो बारिश थी 2005 की, तो उसमें जो मुंबई ने देखा था, तो कहीं वैसी समस्या ना आए। तो निश्चित तौर पे जहां एक तरफ खुशी की चीज है, वहीं लोगों को, खासतौर से सरकार को, थोड़ा सा इन नियमों पे ध्यान देने की बात है। एब्सोल्युटली। और बरसात का समय भी आ रहा है, थोड़ा सा इस तरह के नियमों में, जैसा आपने बताया कि कई तरह की एनवायरमेंटल इश्यूज भी आ जाते हैं, तो देखते हैं किस तरह से उनको एड्रेस किया जाता है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी राहत जो कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोग हैं उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध इस तमाम जानकारी के लिए। आज 2 ऑटो कंपनियां, टाटा मोटर्स और मारुति, पर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट का अलग अलग असर दिखाई दिया। जहां टाटा मोटर्स में जोरदार तेजी रही, वहीं मारुति फ्लैट रहा। गोल्डमैन सैक्स ने रिपोर्ट में ऐसा क्या कह दिया है जिससे इस तरह का रिएक्शन दिखा, जानते हैं रिसर्च एनालिस्ट कुशल गुप्ता से। जी, तो दिग्गज ब्रोकरेज हाउस गोल्डमैन सैक्स की बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आती हुई दिख रही है देश की 2 बड़ी पैसेंजर व्हीकल कंपनियों पर। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए मारुति सुजुकी, इस पर
कहीं ना कहीं डबल डाउनग्रेड जो आता हुआ दिख रहा है वो एक कॉज ऑफ कंसर्न बनता हुआ नजर आ रहा है कंपनी के हिसाब से। और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो रेटिंग सबसे पहले आपको बता दूं कि रेटिंग जो डाउनग्रेड की गई है न्यूट्रल रेटिंग से यहाँ पर अब इन्होंने माफ कीजिएगा बाई रेटिंग जो थी इनकी अब घटाकर इन्होंने न्यूट्रल रेटिंग इसको कर दिया है। लक्ष्य भी सिग्निफिकेंटली काटा है, 11,000 रुपए के टारगेट्स पहले दे रहे थे और अब 8,800 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं। और इसी वजह से इन्होंने FY24 और 25 का जो EPS अनुमान है वहां पर भी 15 से 18% की कटौती की है। अब इसको कटौती करने की दो बड़ी वजह है, इतना बड़ा जो टारगेट कट इन्होंने किया है वो सबसे पहला तो यही है कि FY24 में अगर जापानीज येन मजबूत हो जाता है तो आगे चलकर इनकी मार्जिन्स पर प्रेशर पड़ सकते हैं क्योंकि कंपनी हेविली जो है रॉयल्टी पेमेंट्स करती हुई नजर आती है। यही नहीं, दूसरी बड़ी वजह है कि जो छोटी कार है इनका, जो छोटी कारों का पोर्टफोलियो है उसकी मांग में हमें लगातार कमजोरी देखने को मिल रही है, जिस वजह से ये मानकर चल रहे हैं कि आगे चलकर जो मार्केट शेयर गेन्स ये एक्सपेक्ट करके चल रहे थे हो सकता है कि वो ना हो पाए बिकॉज ऑफ जो तरह से जो डिमांड है छोटी कारों की वो कम हो रही है। दूसरी तरफ टाटा मोटर्स पर गोल्डमैन सैक्स का डबल अपग्रेड आता हुआ दिखा है, जहां पर न्यूट्रल की रेटिंग पहले थी उसको बढ़ाकर इन्होंने खरीदारी की राय में तब्दील कर दिया और लक्ष्य भी सिग्निफिकेंटली बढ़ाए हैं, 480 रुपए से बढ़ाकर अब 550 रुपए के टारगेट्स ये देते हुए दिख रहे हैं। ये मानकर चल रहे हैं कि जो 24 और 25 का एबिटा अनुमान है वो करीबन 15 से 16% तक बढ़ सकता है। तो इन्होंने ये चीज बढ़ाई है और ये इसलिए क्योंकि जेएलआर के जो मजबूत आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं वो आगे चलकर जो ओवरऑल जो वॉल्यूम आउटलुक है वो बढ़ाता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि आपको याद ही है कि जो कंपनी की टॉप लाइन है उसमें जेएलआर का करीबन 70% कंट्रीब्यूशन है। और अगर वहां से अब अगर आप देश में देखेंगे तो पैसेंजर व्हीकल्स में वैसे ही ये लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर अच्छी ग्रोथ आ रही है। साथ ही अगर जेएलआर का भी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है तो ये डेफिनेटली कंपनी के लिए काफी अच्छा संकेत बन रहा है आगे चलकर इनकी शेयर प्राइस रिफ्लेक्शन में, और इसी वजह से एक डबल अपग्रेड यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। तो कॉन्ट्रास्टिंग व्यू है देश के दिग्गज पैसेंजर व्हीकल कंपनियों के बीच गोल्डमैन सैक्स का, तो काफी इंटरेस्टिंग लिंक है, यहाँ पर ध्यान रखिए। ई कॉमर्स कंपनियों के अनफेयर प्रैक्टिस से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए सरकार जल्द ही नियम जारी करने वाली है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ई कॉमर्स नियमों की समीक्षा अंतिम चरण में है और जल्द ही फाइनल बदलावों पर कंसल्टेशन पूरा हो जाएगा। नए नियमों में ई कॉमर्स के पूरे इकोसिस्टम को और पारदर्शी बनाया जा रहा है। नए नियमों के मुताबिक अगर कोई सेलर कंज्यूमर से धोखाधड़ी करता है, उसका कंज्यूमर को धोखाधड़ी का शिकार बनाता है तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सरकार चाहती है कि कंपनियां मॉल की तरह काम करें, किसी वेयर हाउस की तरह नहीं। उनकी जो मोनोपोलीज है और जिस तरह से वो उसका दुरुपयोग कर सकती हैं बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां, उसको चेक करने की व्यवस्था की जा रही है। जैसे रिव्यूज सिस्टम है, अब कई बार उपभोक्ता देखता है किसी प्रोडक्ट को 5 स्टार मिले, उसको खरीद लेता है, पर उपभोक्ता को यह विश्वास दिलाना आवश्यक है कि जिस व्यवस्था के आधार पर ये 5 स्टार मिले हैं वो पुख्ता है कि नहीं, वो कहीं कोई अपने घर में बैठ के तो 5 स्टार नहीं दे रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ये सारे बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया। इन सब को मिला जुलाकर जो ई कॉमर्स रूल्स का फ्रेमवर्क है उसको और रोबस्ट बनाया जा रहा है ताकि उपभोक्ता को ज़्यादा समस्या ना हो। आज वर्ल्ड होम्योपैथी डे है और इलाज का एक ऐसा तरीका जिस पर लाखों लोग भरोसा करते हैं, मगर बहुत लोग इस पर सवाल भी उठाते रहे हैं। कुछ लोग इसे प्लेसिबो कहते हैं तो कुछ स्यूडो साइंस। होम्योपैथ के ज्यादातर डॉक्टर दवा लिखते ही नहीं है, बल्कि आरोग्य लगते हैं कि सिर्फ दे देते हैं, वो लिखते नहीं है, अपने आप ही दे देते हैं। खाने वालों को पता ही नहीं होता कि वो क्या खा रहा है। लेकिन सरकार चूंकि होम्योपैथी को आगे बढ़ाना चाहती है, इसलिए कौन कौन सी चुनौतियां हैं होम्योपैथी को लेकर और कौन कौन से सवाल उठते हैं, इससे जुड़ी हुई ये रिपोर्ट देखिए। होम्योपैथ का जन्म 1796 में जर्मनी में हुआ था। डॉक्टर सैमुअल हेनीमैन ने इसकी खोज की। इसका मूल सिद्धांत है लाइक और क्योर्ड बाय लाइक्स, यानी विष ही विष की औषधि है। इसी सिद्धांत पर होम्योपैथ में इलाज भी होता है। होम्योपैथ की दवाओं में खनिजों, पौधों जैसे प्राकृतिक चीजों की नैनो खुराक का इस्तेमाल होता है। कुछ दवाएं कीट पतंगों से भी बनाई जाती हैं। भारत सहित पूरे दक्षिण एशिया में होम्योपैथ खूब लोकप्रिय रहा है। भारत में तो केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद भी है। देश में 2,83,840 रजिस्टर्ड होम्योपैथ प्रैक्टिशनर्स हैं। देश में 195 होम्योपैथी के कॉलेजेस हैं। इनमें बैचलर डिग्री की पढ़ाई भी होती है। 43 पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेजेस हैं। देश में 400 से ज्यादा होम्योपैथी की दवा बनाने वाली यूनिट्स भी हैं।
मगर विकसित देशों में इसके खिलाफ आवाज उठने लगी है। यूरोप में कई देशों ने इसके खिलाफ एक्शन लिया है। फ्रांस ने 2021 से होम्योपैथ के इलाज का रीइंबर्समेंट देना बंद कर दिया। ब्रिटेन में भी 2017 से एनएचएस के तहत इसकी सर्विस बंद कर दी गई है। बेल्जियम, ऑस्ट्रिया में भी सरकारी हेल्थ सर्विस के तहत इसकी सर्विस बंद कर दी गई है। जर्मनी में भी इसके इलाज का रीइंबर्समेंट बंद करने का फैसला किया गया है। अमेरिका में हर राज्य में इसे लेकर अलग अलग कानून है, मगर वहां का सेंट्रल एफडीए इसकी किसी दवा को मान्यता नहीं देता। मगर ऐसा क्यों है? एलोपैथ में एंटीबायोटिक्स अब्यूज की बात होती है, ऐसे में होम्योपैथ को प्रोत्साहित जरूर करना चाहिए। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि दरअसल होम्योपैथ में सब कुछ बहुत सीक्रेट होता है। मसलन हम पानी की एक बोतल भी बिना ब्रांड देखे नहीं खरीदते। खाने की हर चीज के पीछे एक्सपायरी डेट देखते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। मगर होम्योपैथ में कौन सी दवा हम खा रहे हैं, अक्सर इसका पता नहीं चल पाता। खास तौर से छोटे शहरों और गांव देहात में होम्योपैथ के प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स तो दवा लिखते ही नहीं। तो क्या ऐसे में मरीजों को यह जानने का हक नहीं है कि उसे जो दवा दी जा रही है उसका नाम क्या है और वो किस चीज से बनी है? दूसरा, होम्योपैथ के डॉक्टर्स हर बीमारी के इलाज का दावा तो करते हैं। कैंसर से लेकर किडनी की बीमारी, सबका इलाज होम्योपैथी में है, ये दावे किए जाते हैं। मगर इनके समर्थन में क्लिनिकल रिपोर्ट्स की भारी कमी है। इसीलिए कहा जाता है कि होम्योपैथ दवा बनाने वाली कंपनियों को, रिसर्चर्स को, अगर उनके पास कोई क्लिनिकल रिपोर्ट है तो पब्लिश करनी चाहिए। इसी के साथ इन रिपोर्ट्स का पीयर रिव्यू भी होना चाहिए। एक और बड़ा कारण है होम्योपैथिक दवाओं में अल्कोहल का इस्तेमाल। कई बार होम्योपैथ डॉक्टर सीधे मदर टिंचर देते हैं। इनमें 90% शुद्ध अल्कोहल होता है। बड़ों को तो कम, मगर छोटे बच्चों के लीवर के लिए इसकी कुछ बूंदें भी खतरनाक हो सकती हैं। ऐसे में होम्योपैथी के डॉक्टर्स, इसके समर्थकों की जिम्मेदारी बनती है कि इन तमाम सवालों का जवाब दें और ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता लाने की कोशिश करें, क्योंकि होम्योपैथी का सबसे उजला पक्ष ये है कि इसमें किसी भी साइड इफेक्ट्स के होने की बात सामने नहीं आती। और अगर होम्योपैथ को लेकर वैज्ञानिक तथ्य साबित हो जाते हैं तो ये लोगों के इलाज का सबसे अफोर्डेबल तरीका भी साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इंडिया 360 में आज बस इतना ही। हैशटैग याद रखिए, हैशटैग जी इंडिया 360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।